हिंदी सुनते ही हैं, लेकिन हिंदी पर हमारा हक नहीं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं, जिस हिंदी में आप बात करते हैं, जिस हिंदी में आप सुनते हैं, जिस हिंदी में आप दूसरों से संवाद करते हैं, वो हिंदी आपकी है ही नहीं। हैरान मत होइए, ये सच है। हिंदी नहीं है हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा। हिंदी को नहीं दिया गया राष्ट्रभाषा का दर्जा। हिंदी को लेकर आज भी बवाल जारी। मोदी सरकार से जगी उम्मीदें हो रही हैं धुंधली। हिंदी हैं हम, पर हमारी नहीं है हिंदी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो फिर हमारी राष्ट्रभाषा है क्या? ब्रिटेन की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, जर्मनी की जर्मन, पाकिस्तान की उर्दू और यहाँ तक कि नेपाल की नेपाली। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु संपन्न देश, 125 करोड़ से भी ज़्यादा का मुल्क, लेकिन कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हिंदी पर हमारा हक नहीं। सवाल आज राजचक्र में ही है कि आखिर हमारी राष्ट्रभाषा है क्या? क्या मोदी सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बना पाएगी या फिर अपने वजूद की तलाश में हिंदी भटकती रहेगी? आज राजचक्र में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र सोलंकी जी, कांग्रेस नेता पंकज चतुर्वेदी जी, मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान और वरिष्ठ लेखक मदन लाल वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर। हमारी राष्ट्रभाषा है क्या? ये आकाशवाणी है। तो चलिए बहस शुरू करने से पहले इस पूरे बवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। वैसे पता चला है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, और अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्या है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, देश की केवल राजभाषा है हिंदी। आरटीआई से भी हो चुका है खुलासा। कामकाज के लिए अंग्रेजी पर है निर्भर। इसे देश की विडंबना ही कहेंगे कि भारत जैसे महान देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। देश के ज्यादातर लोगों का मानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी है हम वतन है। लेकिन सच्चाई जानकर आश्चर्य होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आरटीआई के जरिए भी इसका खुलासा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी देश की केवल राजभाषा है। संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि साल 1947 से 1983-84 तक विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार की जानकारी भी भारत सरकार के पास नहीं है। देश के 10 राज्यों में करीब 50% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी इसे आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारता नहीं मिली। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के लोगों की बोलचाल की वो भाषा है जिससे वहां के रहने वाले लोगों की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की जानकारी होती है। और राजभाषा वो भाषा होती है जो राष्ट्र के कामकाज में, दस्तावेजों में प्रयोग की जाती है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। सोचने वाली बात है कि संविधान में राष्ट्रभाषा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्या भारत की अपनी कोई संस्कृति नहीं है? क्या यहाँ के लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं? भारतीय हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं। संस्कृत को विश्व की कई भाषाओं की जननी माना जाता है, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रभाषा न होना विश्व में हमारा सिर नीचे करता है। हिंदी देश की राजकीय भाषा है, फिर भी ज्यादातर काम अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। और सबसे अहम पहलू यह है कि हमारी संसद में भी अंग्रेजी को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। सांसदों को अपनी कोई भी भारतीय भाषा बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो राष्ट्रभाषा पर सहमति कैसे बन सकती है? अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन क्या इसे राजकीय भाषा बनाए रखना प्रासंगिक है?
अगर किसी को न्याय चाहिए तो कोर्ट में उसे न्याय अपनी भाषा में नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की न्यायिक भाषा अंग्रेजी है। अनुच्छेद 348 के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी जिस भाषा को समझने में असमर्थ हो, तो ऐसे में उसे न्याय कैसे मिलेगा? क्या ये शर्म की बात नहीं कि हम किसी विदेशी भाषा को अपनाए हुए हैं, जबकि देश के ज्यादातर लोग उसे समझते तक नहीं? यही वजह है कि विश्व पटल पर हम इंडिया से पहचाने जाते हैं, भारत से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लगभग 125 करोड़ की आबादी वाला भारत, अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने वाला भारत, विश्व गुरु पद का दावेदार भारत, लेकिन अफसोस हमारी भारत के आज भी उसकी अपनी जुबान नहीं। यह बड़े शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी भारत को कोई राष्ट्रभाषा के रूप में कोई भाषा अभी तक नहीं मिली। हम बड़े गर्व से कहते हैं, अनेक संस्थाएं सरकारी गैर सरकारी कार्यरत हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति, अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। संविधान में उसे राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्थान तो मिला है, लेकिन शर्म है और दुख है कि उस व्यवहार के स्तर पर हिंदी आज राजभाषा भी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और शर्म की बात नहीं हो सकती। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी खबर यह मिली है और संकेत मिला है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली घोषणा की वो था, और गृह मंत्रालय से एक निर्देश मिला कि सारे कामकाज मंत्रालय में हिंदी में हो। उन्होंने घोषणा की कि मैं विदेश में भी विदेशी राजनयिकों के साथ भी हिंदी में बात करूंगा। हमें ऐसा लगा कि अब हिंदी को अब उसका वाजिब स्थान मिल जाएगा, लेकिन अफसोस उसके बाद के जो घटनाक्रम हैं, दक्षिण से विरोध हुआ, सरकार कांग्रेसी पहले की कांग्रेसी सरकार की तरह झुक गई, बंद हो गया। और सबसे बड़ी दुखद बात ये हुई थी कि जब हमने टेलीविजन पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीहरिकोटा में अंग्रेजी में संबोधित करते हुए देखा, तो ऐसा लगा कि वो सारी घोषणाएं वही ढाक के तीन पात। आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले शबनम जी मैं आपके पास आता हूं। आपने पूरे घटनाक्रम को देखा, नरेंद्र मोदी की घोषणा, गृह मंत्रालय का परिपत्र, और उसके बावजूद जैसे जो स्थिति थी वैसी बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस वर्तमान सरकार के अंतर्गत अंततः हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल पाएगा? विनोद जी, सबसे पहले तो इतने साल में ही राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, इसका भी हमें बहुत खेद है कि और जो सरकारें रही उन्होंने क्यों नहीं अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित की हिंदी को। लेकिन अभी अगर हम मोदी जी की बात करें जी, तो मोदी जी के बारे में जितना मैं उनको देखती और समझ पाती हूँ, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में ही फंस कर रह जाएंगे। और हिंदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी जो चाइना में जाके तो हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन अपने ही श्रीहरिकोटा अभी आपने बताया वहां पर जाकर भाषण देते हैं तो उन्हें इंग्लिश याद आ जाती है। अगर आपको हिंदी को प्रमोट करना है तो सबसे पहले आपको उसको राष्ट्रभाषा घोषित करना होगा। सबसे पहले आपने जो कहा कि कार्यालयों में हिंदी में काम शुरू किया जाए, आपको उस पर सख्ती से, कड़ाई से उसका पालन भी करवाना होगा। दूसरा, आप श्रीहरिकोटा में जाकर क्यों इंग्लिश बोलने लगे, जब आप चाइना तक जाके और दूसरे विदेश जितने लोग आते हैं आप उनसे हिंदी में बात करते हैं। मुझे लगता है ये दोहरी राजनीति की, जो चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो अन्य व्यक्ति रहे हो, ये सभी लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। एक सिक्का उछालिए कि हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा लुभावने वादों में लेकर आइए और फिर हिंदी को कहीं कचरा पट्टी में फेंक दीजिए। मुझे लगता है मोदी जी का भी यही कोई नया नियम है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं मुंबई, जहां वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार विश्वनाथ सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वनाथ जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके प्रिय विषय पर, हिंदी और राष्ट्रभाषा। मुझे पता है और देखा भी कि आपने हमेशा हिंदी की हिमायत की और आपका प्रयास रहा, आपके लेखनी द्वारा भी और आपके भाषणों द्वारा भी, कि हिंदी को उस राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाए। अभी जब, जैसा मैंने बताया, कि नई सरकार बनने के बाद एक आशा की किरण नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सारे कामकाज हिंदी में किए जाए,
और उन्होंने घोषणा की कि मैं स्वयं भी हिंदी में ही बातें करूंगा विदेशी राजनयिकों के साथ भी। लेकिन जैसे कि उदाहरण दिया गया, जो उन्होंने खुद भी अंग्रेजी में बात की और की, क्या आपको लगता है कि हिंदी अब इस कार्यक्रम के नई सरकार के अंतर्गत राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो पाएगी? अच्छा, लगता है हमारी आवाज उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। सोलंकी जी, मैं आपसे, चूंकि आपके सरकार की बात है, अभी आपने चर्चा, हमारे प्रश्न जो मैंने विश्वनाथ सचदेव जी के लिए पूछे थे, सीधा मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि यह तय जान लीजिए कि पूरा देश प्रतीक्षारत है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और नरेंद्र मोदी से आशाएं हैं, और आज तक अगर नहीं हो, जैसे सबनम जी ने कहा कि आज तक नहीं हो पाई, उसका एकमात्र कारण रहा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। लेकिन हम नरेंद्र मोदी में वो पाते हैं कि वो इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं। हालांकि ठीक है, कहीं वो राजनीतिक दबाव में शायद झुक गए हों, लेकिन यह हम मान के चलते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला तो शायद कभी भी नहीं मिल पाएगा। क्या आप इस दिशा में प्रयासरत हैं? सबसे पहले तो मैं इस विषय को के आरंभ में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आपके एक बात पर ऐतराज है जी कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो झुक गए हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका जो भी अभी तक का जो कार्य रहा है जी, उसमें आपको लगता है कि वो झुकने वाले व्यक्ति हैं? सोलंकी जी, मैं जो पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको बता दूं, राष्ट्रभाषा की जो बात कर रहे हैं, वहां हरिकोटा का आपने उदाहरण दिया है। पूरा विश्व की नजरें, क्योंकि वो एक इस तरीके का व्यवसायिक वहां पर कार्य किया गया कि पूरी दुनिया की नजरें वहां लगी हुई थी, और संदेश देना था, पूरे विश्व को संदेश देना था। जो भी वहां पर जिनके सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करने थे, तो एक व्यवसायिक कार्य था, और उसके कारण उन्होंने, अब मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ, इस बात की बधाई देनी चाहिए, तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति अगर हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, हिंदी के लिए हिंदी में पूरा देश में उन्होंने अपना प्रचार किया, दक्षिण भारत में पूरे देश में जहां जहां भी गए वो हिंदी में ही उन्होंने भाषण किया। वो अंग्रेजी में भी भाषण दे सकते थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन उन्होंने हिंदी को जो सम्मान दिया है, और वैश्विक स्तर पर उन्होंने जो बात की है कि विश्व में जहां भी जाएंगे हिंदी में ही बात करेंगे, हिंदी में अपने भाषण देंगे, हिंदी में अपनी बात कहेंगे, तो इस बात का गर्व करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हिंदी की जो दुर्दशा रही है, आप इस बात को मानिएगा, इतिहास गवाह है। ये जो सभ्यता, संस्कृति और भाषा, हमारे यहाँ पर मदन लाल जी क्रांत बैठे हुए हैं, ये बात समझेंगे, आप भी समझते हैं इस बात को, पूरा देश इस बात को समझना चाहिए कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और भाषा वो प्रभावित होती है राजकीय सत्ता के द्वारा। इस देश में पिछले 1000 साल का इतिहास उठा के देखिएगा, किस प्रकार से इस देश की सभ्यता, संस्कृति को, भाषा को इधर से उसे तोड़ा मरोड़ा गया, नष्ट किया गया। इस देश की संस्कृत जो मूल भाषा थी, अनेक जो हमारे देश की लोक भाषाएं हैं, या जो भी हमारे देश की भाषाएं हैं, वो भारत की भाषाएं, वो कहीं ना कहीं संस्कृत से उनका संबंध रहा है, संस्कृत से निकली भाषाएं हैं, और उसकी देवनागरी लिपि है। लिपि की बात भी आप समझते हैं इस बात को लेकर। लेकिन फिर भी जो भी काल रहा है, पिछला 200-250 वर्ष का ब्रिटिश साम्राज्य का काल रहा हो, या उससे पहले मुगल काल रहा हो, पीछे इतिहास में जाएंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। 66-67 साल भारत को आजाद हुए हो गए, उस समय ये निर्णय किया गया था, आप सब जानते हैं, संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। कुछ लोगों ने उसको विरोध भी किया उस समय, और वो स्वाभाविक रूप से, तो एक बात इसको मान लेना चाहिए कि अभी कितना समय हुआ है, बात आगे बढ़ने दीजिएगा, किस प्रकार का वातावरण बनता है। राजनीति में बहुत सारे विषय हैं, और इतने मतलब इसमें समस्याएं हैं देश में इस समय, जिनके साथ में वो जूझ रहे हैं। तो इसलिए एक दिन में ये नहीं मान लेना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा या जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, कि उन्होंने छोड़ दिया है अपना निर्णय कि वो हिंदी को सम्मान नहीं दिलवाएंगे। वर्मा जी, अभी आपने सोलंकी जी को सुना, उन्होंने एक आपत्ति के झुकने वाले, मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, झुकना इसलिए हुआ कि गृह मंत्रालय के परिपत्र के बावजूद कार्यान्वयन नहीं हो पाया, कामकाज नहीं शुरू हुआ, चूंकि जयललिता और वहां करुणानिधि ने आपत्ति प्रकट की, इसलिए झुकने की बातों को राजनीतिक दबाव में आ गए। दूसरी बात जो श्री हरिकोटा का व्यावसायिक वो बताया, वो मैं उसे सहमत नहीं हूं, बल्कि अगर उस दिन वह हिंदी में बोलते, पूरे संसार में संदेश जाता,
अनुवाद तो वहां होता है, ये अनुवाद होता है, बिल्कुल। पूरे संसार में संदेश जाता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कथनी और करनी में फर्क नहीं है। बहरहाल अब बात आई, उन्होंने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं अभी तक राजभाषा के रूप में। आपको मालूम होगा कि जब संविधान सभा में राष्ट्रभाषा की बात आई तो, और छोड़िए दक्षिण से जो प्रस्ताव आया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, वो प्रस्ताव आया दक्षिण के सदस्य के द्वारा। किसी ने विरोध नहीं किया था, डॉक्टर आम्बेडकर हो चाहे जो सारे लोगों का, या बंगाल से लोग हो, सब लोगों का कि नहीं हिंदी को बनना चाहिए। दुखद रूप से आप सहमत होंगे कि वहां एक मुद्दा उठा दिया गया, कौन सी हिंदी। जवाहरलाल जी ने कहा कि जो हिंदुस्तानी जो हम बोलते हैं वो हिंदी, लेकिन वहां बात आ गई जिसकी अभी जो नहीं, संस्कृत निष्ठ हिंदी। वो विवाद हुआ, राष्ट्रभाषा का मुद्दा वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और फिर उसका स्थान लिया राजभाषा ने। लेकिन व्यवहार के स्तर पर आज भी राजभाषा के रूप में हिंदी में कामकाज नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव है और सरकार के स्तर पर वो फिर झुकने वाली बात है। सरकार झुकती चली गई, जो उन दिनों आज 5-7% में, उन दिनों जो 2-2.5% जो अंग्रेजी थे उनको खुश करने के लिए और उनके जो साजिश थी वो सफल हुई। नतीजा हुआ कि आज हम तरस रहे हैं इतने बड़े देश में कि उसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, अपनी जुबान नहीं है। इस स्थिति से निकले, मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि चूंकि नरेंद्र मोदी पर अभी भी हमें विश्वास है कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्वास रखिएगा, जो होगा भाषा का जो मान सम्मान है हर स्तर पे होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए विश्वास तो करेंगे हम, इसलिए आपसे लंबे समय वर्मा तक जो जी, समस्या बनी हुई है, ठीक है, मैं आपके पास वर्मा जी, मैं जानता हूं इस आलोक में और इस पार्श्व में क्या कभी भारतवासियों की इच्छा की पूर्ति हो पाएगी? देखिए, व्यक्ति यदि संकल्प ले ले जी तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है जी मुझे भी नरेंद्र भाई मोदी से बहुत अपेक्षाएं थी और आशा थी जी कि पहले ही दिन, जैसे कमाल पाशा ने, जब वो तुर्की का तुर्की में, राष्ट्रपति जी हुआ, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, उसने पूछा बुला करके अपने सारे हाँ, सचिवों को और कहा कि भाई कल से हम चाहते हैं कि इस देश की कोई भाषा हो। तो सबने कहा कि आपके विचार में क्या, कौन सी भाषा होनी चाहिए? मेरे विचार से तुर्की भाषा होनी चाहिए। कितना टाइम लगेगा? किसी ने 10 दिन बताया, किसी ने 15 दिन बताया, किसी ने, उन्होंने मान लीजिए कि वो सारा समय कल खत्म हो गया। नहीं, आज रात को 12 बजे वो आपकी अवधि समाप्त होती है। कल से आपको लागू कर देना। तब जाकर कुछ मुल्ला मौलवी आकर के उनसे टकराए और उनसे कहा कि देखिए साहब, कुरान जो है वो तो अरबी में लिखी जाती है, उसका क्या होगा? तो कमाल पाशा ने कहा था कि हमारा खुदा बहुत विद्वान है, वो सारी भाषाएं जानता है, उसने पूरी दुनिया को बनाया है, वो तुर्की भी जानता है, अरबी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, सारी भाषाएं जानता है। कल से कुरान भी हिंदी में लिखी जाएगी। और उसने निर्णय ले लिया, आज तुर्की भाषा पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही देखिए, सोवियत रूस में हुआ था, रूस क्रांति के बाद हुआ। जहाँ जहाँ भी क्रांति हुई वहाँ इसी तरह से निर्णय लिया गया। लेकिन हमारे देश में, सुनिए, मुझे पहले बोलने दीजिए जी, हमारे देश में जब इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को पूर्ण बहुमत से सरकार में बिठा दिया, वो अलग चीज़ है कि इन्होंने अपने लोगों का सहयोग रखा। उसमें एक तरफ से आवाज़ आई कि भाई ये नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ से एक 2-3 लोगों ने बोला था, वो दक्षिण भारत के ही थे। मैं समझता हूँ कि उस समय इन्होंने अपने कदम वापस नहीं खींचना चाहिए था। ज़्यादा क्या करते हो, समर्थन वापस ले लेते और क्या होते हैं, फिर हमारी सरकार चलती रहती। जी जी, अगर मैं होता इनकी जगह प्रधानमंत्री तो मैं उस दिन वही करता, चाहे कुछ भी हो जाता जी। मुझे किसी से समझौता करके, क्या समझौता करके तभी तक चलते रहे। अटल जी ने वही किया और मोदी जी भी यही कर रहे हैं। मैं इस बात की बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात की बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने उसी दिन ट्वीट कर दिया था कि आपने बहुत गलत निर्णय लिया। जी, आज मैं देख रहा था कि राज्यसभा में एक सदस्य बोल रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, इतनी मुझे बड़ी नहीं, अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया अंग्रेजी में पेश किया, क्या आवश्यकता थी? जी, मतलब क्या इससे ही लगता है कि अंग्रेजी बोलने से कुछ शान ज़्यादा लगती है? मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी से कि अपना निर्णय जो उन्होंने कहा था चुनाव के समय उसको लागू करें, लागू करें। सोलंकी जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं कुछ क्या जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बहुत तेजी से सारे घटनाक्रम को, जो विसंगतियां बहुत समय से चली आ रही हैं, विसंगतियों को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। जिस प्रकार से अभी बहुत सारे विषय आए हैं और वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है,
आप देखेंगे धीरे धीरे जो चल रहा है आगे, उसमें बहुत सारी समस्याओं के समाधान होते चले जा रहे हैं। ये भी एक देश की ऐसी समस्या है जो स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, भारत के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, मान सम्मान से। हमारे कवि मित्र ने कहा वैसे कि 60 साल तो बीत चुके हैं, आगे की अभिलाषा क्या है, भारत दुनिया हमसे पूछ रही है, भारत तेरी भाषा क्या है। सोलंकी जी विनोद जी ठीक देखिए, है। देश जो है, आपको बता दें, मैं आपकी बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान स्पष्ट किया था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिया, हमें 60 महीने दीजिए। तो वही बिल्कुल, मैं कहना हम चाहता हूं पूरे कि 5 साल आप देंगे, लेकिन हम आश्वासन चाहते हैं कि 5 सालों में ये होगा। आश्वासन तो इच्छा शक्ति उन्होंने आते ही स्पष्ट कर दी थी, लेकिन फिर झुक गए। लेकिन झुकने वाली बात नहीं है। समय, देश काल, परिस्थितियों को देख के जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मार खाता है जीवन में। अभी तो समय सोलंकी समय जी, आया है, यही बहुत कांग्रेस सारी बार-बार समस्याओं से, यही बहुत उत्तर सारी, अभी तो कांग्रेस पता नहीं देती चल है। रहा तो कि सब पर लागू पहले होता है। सुनिएगा मेरी जब बात पहले सुनिएगा, दूसरे पहले मेरी देश बात मंत्री सुनिए। आते थे, कांग्रेस बात आप करती मेरी थी, बात तो आप सुनिएगा, उनकी आप कांग्रेस की बात कपड़े करते हैं। फाड़ने पहुंच जाते थे। कांग्रेस ने जो कुछ इस देश के लिए किया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप भी उनसे वो पीछे रहने वो वाले नहीं स्थिति हो, दिख रही रहा है। कांग्रेस की। कांग्रेस में काम करने वाले अच्छे भी लोग रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन स्थिति क्या रही है कि इस तरीके से कब्जा करके रखा गया पूरे सिस्टम पे, पूरे हर तरीके से, मोदी जी कि ने जो तो पूरे आप सबको भी कैप्चर कर रखा है। कोई आप ये क्यों कैप्चर नहीं बोलते कर हैं? रखा है, वहां पूरा मंत्री की लोकतंत्र है, सांस कोई किसी लेने प्रकार की की भी आपको इजाजत लगता नहीं है होगा आपके वहां पर जो तो। अच्छा मंत्री जो अच्छा सांस काम भी नहीं करने ले वाले सकता अपनी मर्जी से। व्यवस्था ऐसे ही व्यवस्था ऐसे ही सुधरती है, हम लोग केंद्रित करें, व्यवस्था ऐसे ही भाषा सुधरती के ऊपर है, केंद्रित व्यवस्था करें के लिए कोई ऐसा नहीं है, व्यवस्था सुधारने व्यवस्था के ठीक लिए करनी होती है तो सबको लेकर साथ चलना होता साथ ही है। लेके चल रहे हैं, किसी को कोई वो नहीं कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से वो सबको साथ लेके ही चल रहे हैं। सुनिए जी, हम लोग राष्ट्रभाषा पर केंद्रित करें लेकिन बहस को। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, आपने हिंदी के ऊपर एक कार्यक्रम रखा है जी, जी। और हिंदी की बात आप ये मान के चलिएगा कि जो राजभाषा हमारे संविधान में जिस प्रकार से सम्मान दिया गया और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ है, जिस प्रकार से वातावरण बना, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के नाम पर जिस प्रकार से उसको एक तरफ कर दिया गया, तो लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। अभी ऐसे लोगों की सरकार आई है जिनके मतलब अंग्रेजी में कहूं तो हार्डवेयर भी हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर भी हिंदुस्तानी जी, है। जी, तो हिंदुस्तानी भाषा हो, संस्कृति हो, जो भी मतलब मान सम्मान की बात होगी, स्वाभिमान की जो भी विषय होगा, उस पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा, इसका मैं आश्वासन दे सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास हम फिर पहुंचेंगे। अब हम सीधे चलते हैं भोपाल। कांग्रेस के नेता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज का जो हमारा विषय है देख लिया और अभी चर्चा के दौरान बार बार कांग्रेस सरकार की बात आई। हाँ, तो आपने सुना कि बार बार ये कांग्रेस सरकार की बात आई। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के रहे, वो बहुत उनकी दिली इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाए और इसीलिए उन्होंने हरिवंश राय बच्चन, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उन्हें हिंदी अधिकारी बनाकर गृह मंत्रालय में बुलाया था। आप पुस्तक पढ़ के उनकी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक, उसमें जब वो इलाहाबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे, पूरा वर्णन किया है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई कि पंडित जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उनकी कसौटी पर कहाँ खड़ा उतरूंगा। लेकिन आने के बाद जो स्थिति गृह मंत्रालय को उन्होंने देखी और जो अनुवाद की स्थिति देखी, अगर उसे पढ़ लिए तो हमें शर्म आती है। उन्होंने एक बार जो उसको चाय का ब्रेक या कॉफी ब्रेक कहते हैं, वहां भी जब देखा कि सारे अधिकारी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं राजभाषा विभाग में, जी, तो उन्होंने टोका कि कम से कम अभी तो हम हिंदी में बात करें। तो उन लोगों ने लिखते हैं, बच्चन जी, उन लोगों ने मुझे ऐसे देखा कि मैं जंगल से कोई जानवर आ गया, है ना। और अनुवाद का जो उस समय होता था, उस पुस्तक में एक हिंदी के बड़े विद्वान का नाम भी दिया गया है। उस समय जो अनुवाद होता था, सेक्रेटरी का सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी का उप सचिव, डॉक्टर रघुवीर, और अंडर सेक्रेटरी का पता है क्या लिखा हुआ था? नीच सचिव, अवर सचिव ऐसे है, नहीं उस समय नीच सचिव। अच्छा, जो उनके जो आत्मकथा में है। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि भाई ये कैसे, और उस पर वो जो अंडर सेक्रेटरी हस्ताक्षर करते थे। तो पता लगा कि एक साजिश के अंतर्गत जो पहले अनुवाद किया गया था हिंदी को बदनाम करने के लिए, कि ऐसे कठिन ऐसे शब्द ला दो कि लोग इसे स्वीकार ही नहीं करें। और वो अधिकारियों को जो 2-2.5% जो अंग्रेजी दाब बैठे हुए थे अधिकारी, ये उनका षड्यंत्र था। इस पार्श्व में बेचारे हताश हो गए थे। खैर, उसके बाद जो बहुत सारा जो राजभाषा की चर्चा भी सोलंकी जी ने की, लेकिन राजभाषा के रूप में भी हम स्थापित नहीं हो पाए। हिंदी बिल्कुल एक अनुवाद की भाषा अभी बनकर रह गई है। और सच्चाई यह है, वो जो अंग्रेजी दाते अधिकारी जो आज भी मौजूद हैं,
आज भी उनका षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अंग्रेजी के मेम को अपने बेडरूम में तो पहुंचा दिया, लेकिन हिंदी को दासी बनाकर उनको दासी की कोठरी में डाल दिया है। इस स्थिति से निजात आखिर हम पाएंगे तो कैसे पाएंगे? चतुर्वेदी जी आपसे मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं जी। हमारी भाषा दासी नहीं है, और मैं उस पर आऊंगा। देखिए, पहले मैं चतुर्वेदी से यहाँ पर मैं दासी शब्द पर मेरा विरोध है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सुनिए मैं मेरी अपने बात। मैं दासी अपनी का बात पर कायम हूं, अभी भी क्योंकि आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल, फिल्में हो, पूरा जो भी सामाजिक व्यवहार हो, जो कुछ भी देश विदेश में चल रहा है, अभी भी हिंदी की जो शक्ति है हम सभी जानते हैं। आजकल जो भी मतलब नेता संसद में बोलते हो, कलाकार जाके अपने साक्षात्कार देते हो कहीं चैनलों पर, वो भले ही किसी भाषा में दें, लेकिन जब फिल्मों में आते हैं या जनता के बीच में आते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं, तो अभी भी माँ हिंदी का ही सहारा उनको लेना पड़ता है। और इस बात को हमको मान लेना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है, अभी संघर्ष चल रहा है भारत और इंडिया के बीच में। भारत और इंडिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, अभी जो 2-3-4%, 5% लोगों की बात आप कर रहे हैं, इंडिया और भारत में जो अंतर है, वही अंतर जो है अंग्रेजी का प्रभुत्व और हिंदी का संघर्ष जारी है। लेकिन हिंदी को जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लोक भाषा है, त्रिभाषीय भाषीय वो दिए गए थे, त्रिभाषीय वो दिए गए थे। जो आप कह रहे हैं कि दक्षिण से विरोध आता है, मेरी पूरी बात सुनिएगा। दक्षिण से विरोध आता है, विरोध का कारण सोलंकी साहब, सोलंकी जी, पंकज चतुर्वेदी जी लाइन पर है, पहले उनकी बात हम सुन लें, फिर आपकी बातों को जवाब देंगे। हाँ पंकज जी, जी जी हाँ बोलिए पंकज जी। वीरेंद्र जी, मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है जी कि आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके लिए आपको और आपके चैनल दोनों को साधुवाद। जी चलिए, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हिंदी के मामले में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को राजनीति से इतर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको हमारी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा विनोद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या इस देश में यह है कि हमने इस देश का एकीकरण किया, और देश के एकीकरण के बाद सरदार पटेल ने जो एकीकरण किया जी, उस एकीकरण के बाद देश का जो राज्यों का जो गठन हुआ वो भाषाई आधार पर हुआ। तो जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होता है, यानी आप उस राज्य की भाषा को, चाहे वो किसी भाषा हो, मैं सब भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन समस्या वही है जो मेरे मित्र सोलंकी जी ने बात करी कि देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। 60 के दशक में कांग्रेस सरकार ने बहुत जोर शोर से प्रयास किए कि अब देश की आजादी को 12-13 साल हो गए, 1-2 चुनाव हो चुके हैं, चीजें व्यवस्थित और संतुलित दिखती हैं, तब हिंदी भाषा की बात की जाए। पर दक्षिण भारत से हिंदी भाषा का जोरदार विरोध हुआ, और अभी भी तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध है। जब नरेंद्र मोदी जी मैं थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं, तो सबसे पहला विरोध जयललिता ने किया, करुणानिधि साहब ने किया, वाइको साहब ने किया। विनोद साहब मेरी बात, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे अभी समय नहीं मिला बोलने का। मैं आपको पूरा समय दूंगा, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैं आपकी बात आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। है कि आज जी, आप एक बात मैं बीच में बताना चाहता हूं, जो आपने दक्षिण के विरोध की बात की और 60 के दशक की, वह काल था जब संविधान में हमने प्रावधान रखा है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली सरकारी कामकाज की भाषा होगी, और 15 वर्ष की अवधि दी गई थी कि इस बीच में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करेगा, उसे इतना सशक्त करेगा कि राष्ट्रभाषा का उसे दर्जा मिल सके। वो 60 के दशक, वो 15 वर्ष की अवधि जब समाप्त हो रही थी पंकज जी, तब दक्षिण में आंदोलन हिंदी के खिलाफ शुरू हुए, और आज भी गृह मंत्रालय के दस्तावेज इसके सबूत है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन थे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, और उसके आधार पर जब 15 साल हुआ, फिर संशोधन करके उस 15 साल की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि जब तक एक भी राज्य विरोध करेगा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा। वो एक षड्यंत्र था दक्षिण, उसमें केंद्र सरकार शामिल थी। आज भी खंगालिए गृह मंत्रालय के दस्तावेज, तो वो खुफिया रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें कहा गया है कि दक्षिण में जो आंदोलन हिंदी के खिलाफ शुरू हुआ वह राज्यों के द्वारा संचालित था। हाँ पंकज जी, आप अपनी बात बताइए। हाँ पंकज जी, आप बोल रहे थे। हाँ
देखिए विनोद जी, हाँ जी, मुझे जानकारी नहीं है आप जिन खुफिया रिपोर्ट की बात करें, पर आपकी बात को यदि स्वीकार कर भी लिया जाए तो आज कौन सा आंदोलन है जिस पर जयललिता ने विरोध किया, या वाइको ने विरोध किया, या करुणानिधि ने विरोध किया? और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की शपथ लेने के बाद उड़ीसा में जो नई विधानसभा गठित हुई है, वहां पर एक सदस्य ने जब हिंदी में प्रश्न किया तो आसनदीन ने उसको हिंदी में प्रश्न करने से रोक दिया। तो जिस देश के कुछ राज्यों में यह भावना हो कि आपकी आसनदी यानी जो संवैधानिक पद है, विधानसभा का अध्यक्ष है जो उस कुर्सी पर बैठा है, वो आपको हिंदी में सवाल करने से रोकता है, तो मुझे लगता है कि हमको हमारी मानसिकता बदलना है। और साथ साथ हिंदी के बारे में एक दुष्प्रचार यह भी है कि हिंदी बहुत क्लिष्ट है, यदि हम क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजी से कठिन हो जाएगी, तो ये दुष्प्रचार भी हिंदी के लिए समानांतर रूप से चल रहा है। तो बहुत सारे मोर्चे हैं विनोद जी जिन पर हिंदी की शक्ति के लिए, हिंदी की मजबूती के लिए, हिंदी की ताकत के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। पर फिर निवेदन करूंगा कि यदि इसमें कहीं भी राजनीति की बू भी आ गई थोड़ी सी, तो ये हिंदी को आगे बढ़ाने का मिशन फेल हो जाएगा, जैसा अब तक हुआ है। हमको हर आम आदमी को यह तय करना पड़ेगा कि हम हिंदी को तरजीह दें। जब तक देश की मानसिकता यह है कि जो अंग्रेजी पढ़ता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजियत का व्यवहार करता है, वो यदि एलिट क्लास है, उच्च वर्ग है समाज का, इस देश का, तब तक हिंदी नहीं पनप सकती। और ये दुर्भाग्य है ये इंग्लिश बोलने वाला उच्च वर्ग पर हमने ही तो बनाया है। और शनि अगर एक बार कोई इस तरीके की चीज आ जाती तो फिर किसकी मजाल थी कि हिंदी को नीचे गिराने की कोशिश करता। अगर कांग्रेस अपने समय में इच्छा शक्ति मजबूत करके इसको ले आती तो कोई हिंदी को नीचे गिरा नहीं सकता था। अरे मेरी बहन, मैं यही तो बात कर रहा हूँ शबनम बहन जी, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। हम मैं और आप सब शामिल हैं। पंकज भाई क्यों आप पर मेरा निवेदन यही शबनम बहन कि हम मैं और आप सब शामिल हैं। सरकार की कमजोरी है कि हम हिंदी का बोलने वाले को तरजीह दी जाती है। हिंदी दिवस मनाते हैं, ऑफिस में इंटरव्यू हिंदी देना का आता महीना है सरकारी मनाते ऑफिस हैं, में, तो क्या ऐसे आप हम हिंदी बताइए को आप आगे किसको बढ़ाएंगे? तरजीह देते हैं? क्या हिंदी बोलने वालों को फटाफट रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। आप इंटरव्यू जाके देखिए पहले। अभी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, सरकारी चीजों में आंदोलन चल रहा है। मैंने खुद बहुत आंदोलन किए हिंदी के लिए। मैं तो खुद इसी बात का पंकज जी भी करीब वही बात कर रहे हैं। कि देश में ये वातावरण और मानसिकता लेकिन क्यों मैं ये है? बोल रही हूँ कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार भी इतने साल रही है, मेरी अगर बहन, उसकी आपको मजबूत इच्छा जानकारी शक्ति नहीं है, मैं होती पिछले तो 7-8 मुझे नहीं साल लगता से कि अभी हिंदी तक के आने राजभाषा का दर्जा ना मिला तमाम होता। अखबारों में लिख रहा हूँ, ये तो कांग्रेस मैं सरकार हिंदी से में ही पूछिएगा। लिखता हूँ जी और मुझे अंग्रेजी भी आती, पर उसके बाद भी हिंदी में लिखता हूँ। कांग्रेस हिंदी के में हजारों देखिए, नेता भाषा- दिखाऊं आपको जो जनता को अपना मैसेज तक समझाने में नाकाम रहे, सिर्फ इंग्लिश बोलने की वजह से। आपको अपने में भी तो सुधार लाना होगा। क्या नेताओं को, जिनको हम प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं, उन सब लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है? देखिए शबनम बहन, कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगी तो ये मामला नहीं सुलझेगा। राजनीति से परे, शबनम बहन, बिल्कुल। भाई कांग्रेस बिल्कुल, बीजेपी की बात नहीं कर रहे। विनोद जी, राजनीति की बात जो जब बड़े नेता अभी दोनों पार्टी के, तो हम क्या करें? आग्रह है कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मानसिकता से जुड़ा हुआ है, सोच से जुड़ा हुआ है। सामाजिकता से जुड़ा भारत हुआ के है। देश के, उस भारत दिशा के में स्वाभिमान काम से करना जुड़ा पड़ेगा। हुआ है। बिल्कुल सरकारों ठीक है। के नाम पे सिर्फ रोते रहे तो हिंदी तरक्की नहीं कर पाएगी। नहीं, अब मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह हमारी मानसिकता और सोच से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सोलंकी जी कुछ आप बोल रहे हैं। मैंने एक टिप्पणी की जी। थी और शायद उससे बेहतर टिप्पणी शायद ही मैं कर पाऊं जी। कि राजनीति में खूब हिंदी होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बल तो ये अगर मानसिकता, जिस बात की मानसिकता की बात कर रहे हैं पंकज जी, आप भी सभी कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक अगर जो गलियारों में आप घूमने लगेंगे तो वहां तो बहुत सारी चीजें खो जाती हैं। तो इसलिए राजनीति को उस तरीके से समझना चाहिए कि उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। इस बात को लेकर आगे चलेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे गोविंद जी, अभी आपने इतनी चर्चा सुनी, ये बात सही है कि ये हमारी सोच और मानसिकता पर है, और उसमें कहीं ना कहीं जो हीन ग्रंथि है। अभी क्लिष्ट हिंदी की बात है, देखिए हिंदी उदाहरण भाषा के, जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, हर कोई अंग्रेजी सीखे, एक अंग्रेजी क्या 10 भाषा सीखे, वो ज्ञान आपकी वृद्धि होती है। लेकिन अपनी जुबान, अपनी राष्ट्रभाषा या अपनी राजभाषा की कीमत पर नहीं। मतलब रही बात अभी उन्होंने उड़ीसा विधानसभा, मैं उससे और आगे बढ़ के बोलता हूँ, वहाँ जो इजाजत नहीं दी गई, महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव के बाद एक विधायक सदस्य वो हिंदी में शपथ लेता है, वहां उसके साथ सदन के अंदर मारपीट होती है। सदन के अंदर मारपीट होती है, माइक छीन लिया जाता है, उसको नहीं करने दिया जाता है। और मैं बता दूं, मैंने जिस हिंदी संस्थाओं की बात की, महाराष्ट्र इसमें बहुत आगे है। वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है। एक शब्द भी किसी ने विरोध स्वरूप नहीं बोला।
किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। यह स्थिति है वहाँ की, यह वास्तविकता है। उसी नागपुर में 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। इंदिरा गांधी वहाँ गई थी। इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि इस दिशा में हम काम करेंगे, और तो और संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी हो वहाँ पर, इसका प्रयास आज तक नहीं हुआ। सोलंकी जी, आपको जानकारी होगी, आपको जानकारी बिल्कुल छोटे छोटे देशों की भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन चुकी है, और इतने जो बोलने वाले लोग हिंदी इतने बड़े है ना, और आज तक नहीं हो पाई, है ना। उस पर फिर ये स्थिति है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और कहीं ना कहीं वो जैसा कहा, हमारी सोच, हमारी मानसिकता और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव, जो हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। खैर, इस बार हम फिर आएंगे। इस बीच में हम और कुछ जानकारी लेंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा तो कभी बन नहीं पाई, लेकिन वो बवाल की शक्ल में अक्सर सामने जरूर आ गई। अब चाहे दक्षिण राज्यों का विरोध हो या फिर हिंदी छात्रों का, अब यहाँ सवाल मोदी जी पर उठते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता का सफर भी हिंदी के रथ पर बैठकर ही किया है। चाहे वो हिंदी राज्य हो या फिर कोई गैर हिंदी राज्य, पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी अपनी सभी रैलियों में हिंदी में ही हुंकार भरते नजर आते थे। और शायद ये हिंदी का ही असर था कि वे पूरे देश में अपनी बात पहुंचा सके, और उन राज्यों की ज्यादातर सीटें उनकी झोली में आईं और वो देश की सत्ता पर आसीन हो पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने हिंदी को ही प्राथमिकता देते हुए सभी मंत्रालयों को हिंदी में काम करने की नसीहत दी। यहाँ तक कि विदेशी दौरों पर भी उन्होंने हिंदी का साथ नहीं छोड़ा, और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति से भी हिंदी में ही बात की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के शासनकाल में हिंदी को वो स्थान मिल पाएगा जो आजादी के इतने सालों बाद भी नहीं मिल पाया है? क्या सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान दिलाने की कोशिश करेगी? मुश्किल ये है कि हिंदी को लेकर हमेशा ही सियासत होती रही है। देश के दक्षिणी राज्य शुरू से ही हिंदी को मान्यता देने के खिलाफ रहे हैं। दक्षिण राज्यों का विरोध अभी हाल ही में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें स्कूलों में संस्कृत सप्ताह मनाने का निर्देश जारी किया गया। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। यानी साफ है कि जयललिता को ये कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके राज्य में बच्चों को तमिल या अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा पढ़ाई जाए। देश में इस वक्त यूपीएससी में सीसेट के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। आश्वासन दिए जाने के बाद भी यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि हिंदी भाषी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हर रोज संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। साल 2011 से यूपीएससी की परीक्षा में बदलाव किया गया है, जिसके तहत यूपीएससी में 300 अंकों के वैकल्पिक विषय के स्थान पर 200 अंकों का अनिवार्य सीसेट विषय जोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी माध्यम के छात्रों की यूपीएससी में चयनित होने की संख्या लगातार घटती गई। यानी कह सकते हैं कि देश में जिस भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, वही खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और अब केंद्र सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अभी आपने देखा हिंदी की वर्तमान दुर्दशा को। अब हम सीधे चलते हैं, विशाल सचदेव जी लाइन पर हमारे आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी के पक्ष में लगातार वो अभियान चलाते रहे हैं, लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। विशाल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विशाल जी, अभी आपने ये सुना होगा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की, और विशेषकर उस राष्ट्रभाषा की जिस पर हम गर्व तो करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक संवैधानिक दर्जा अभी भी नहीं मिला। चूंकि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बड़ी आशा बंधी उनकी इस घोषणा से
कि देश में सारे मंत्रालयों में सारे कामकाज हिंदी में किए जाएं, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं भी हिंदी में सारी बातें करूँगा। लेकिन फिर कुछ निराशा हुई। अब वो सबसे आप परिचित हैं। मैं आपसे सीधा सवाल लेना चाहता हूं कि आखिर कब तक और कितनी प्रतीक्षा हम करें कि देश को उसकी राष्ट्रभाषा मिल पाएगी? फिर कट गया। वो लगता है कि फिर हमारा वो संबंध विच्छेद हो गया, लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं। खैर सोलंकी जी, चूंकि अभी आपने एक और देखा कि अभी हिंदी को लेकर अभी लोकसेवा आयोग के परीक्षार्थी जो है वो दिल्ली में आंदोलनरत हैं जी। इस सचमुच जैसे आपने विश्व छवि की बात की थी, ये बाहर क्या संदेश जा रहा है नहीं कि देश के राजधानी दिल्ली में मैं भी उस यहाँ आंदोलन के में छात्र मैं भी एक हिंदी को लेकर, उस जुबान को लेकर जिसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाह रहे हैं, मैं भी उस आंदोलन में गया हूँ बत्रा सिनेमा के सामने जी, और मैंने भी वो देखा है और पूरी हर प्रकार से सहानुभूति है। और ये निश्चित रूप से सरकार जल्दी ही निर्णय भी करने जा रही है। आप भी जानते हैं कि कितना तेजी से घटनाक्रम चल रहा है। उसको भी कुछ लोग राजनीतिक उससे जोड़ रहे थे, जैसा अभी कहा, उसको भी राजनीति के धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है हर तरीके से। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि जो पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है सीसैट को लागू करने के बाद, तो वो हिंदी और हिंदी भाषी छात्रों के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन वो समाधान की प्रक्रिया जो है उसमें समय लगता है, निश्चित रूप से मान लीजिएगा, और उस समाधान की प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ चुकी है सरकार। यहाँ थोड़ी आपत्ति है। हाँ, जैसा कि इन्होंने तुर्की का उदाहरण दिया था, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो समाधान 2 सेकंड में होता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे विषय होते हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार करके उनके पास पहुंची है और हमारे माननीय मंत्री जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया है पूरा। आज भी संसद में कहा है उन्होंने कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान, और वो विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में ही होगा। जो उनकी आकांक्षा है, जिसको लेकर उन्होंने समर्थन किया है, जो उनकी भावना है, उनका पूरा सम्मान करते हुए और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे भविष्य उनका उज्जवल हो, इस भावना को लेकर ये सरकार कार्य कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। वर्मा जी, यूपीएससी की हम लोग परीक्षा की बात अभी कर रहे थे। आज जो खबर आई है, जो आज संसद में हंगामा हुआ है, आज जो खबर आई है, यूपीएससी ने जो अनुशंसा दी है, जो अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसमें उन्होंने, जैसे सरकार चाहती थी कि ये परीक्षा स्थगित हो जाए, घोषणा भी हुई थी और इशारा किया था मंत्री ने भी, लेकिन इसके बावजूद आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। और सहानुभूति, सोलंकी जी सहानुभूति की, देखिए सोलंकी जी, अब ये शब्द सहानुभूति का इस पर हमें अब ये बड़ा, ये जो है दर्दनाक लगता है ना, क्या हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, यहाँ निर्णय चाहिए, फैसला चाहिए। आप दूसरे पक्ष से क्यों लेते हो? शब्द प्रयोग करें तो आपको आपत्ति होती है। क्योंकि अब वो शब्द नहीं है, जो हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है। सहानुभूति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी सारी बातें ठीक, सह अनुभूति से सहानुभूति बनाए। आप जानते हैं सह अनुभूति, जो आपकी अनुभूति है हमारी अनुभूति है। सहानुभूति का भी आकांक्षी नहीं है। नहीं, चाहिए। सहानुभूति को गलत तरीके से प्रयोग किया गया है कि जो दया और उसके साथ में लिया जाता है सह अनुभूति, उससे आप समझिएगा जो अनुभूति आपकी है वो हमारी भी है। सोलंकी जी, यहाँ शाब्दिक अर्थ में हम नहीं शाब्दिक अर्थ में जाना पड़ेगा आपको। मैं जो कह रहा हूँ, मैं कवि हूँ, मैं जानता हूँ शब्द का क्या अर्थ है। वही परेशानी वही है जो बात हुई हिंदी की, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसमें सामान्य जन दया भाव से नहीं कहा गया, जो उसमें निहित संदेश है, उस शब्द में जो संदेश है, जो सामान्य जन समझता है, हम उस पर जाएंगे। वर्मा जी, जहाँ तक यूपीएससी की परीक्षा का सवाल है, जी, हम लोगों को अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है ओवरनाइट, यानी कल तक कोई ना कोई निर्णय सरकार ले ले, क्योंकि मोदी जी को मैं जानता हूं, अगर वो निर्णय ले लेते हैं तो उसको लागू करना भी जानते हैं। जी, नहीं, बल्कि उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, अवसर बहुत बड़ा अवसर, इतिहास पुरुष बन जाएंगे। क्योंकि उनको जो हिंदी बेल्ट से वोट मिला है, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। जी, मुझे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सारे आकलन धरे के धरे रह गए, और हिंदी बेल्ट से उनको जितना जबरदस्त समर्थन मिला है, उसके नाते धर्म तो उनका ही बनता है कि इसको लागू करें। देखिएगा, जो मुझे भी पूरा विश्वास है, ऐसा है कि निर्णय तो सरकार, मैं तो एक संगठन के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, बाकी सरकारी स्तर पर जो कार्य चल रहा है उससे मुझे भी ये पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि बहुत ऐतिहासिक होगा, और जो हमारे छात्रों की भावनाएं हैं
उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। नहीं, ऐसा जी, मुझे विश्वास मैं हर कोई मंच पर जितने सभी चाहेंगे। आपने शब्द की बात की, मैं एक दुर्घटना के रूप में जो कुछ बातें जो आज तक जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो फैसला नहीं हो पाया, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अभी एक पुस्तक आई है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की, बियॉन्ड द लाइन्स। उन दिनों जिस प्रसंग की चर्चा की उन दिनों वो गृह मंत्रालय में थे। वो लिखा कि ये जब गोविंद वल्लभ पंत जो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक जब नोट भेजा नेहरू जी के पास, उसमें एक शब्द आया था अंग्रेजी का, सब्सिडियरी लैंग्वेज। वो विकल्प उनका था, विकल्प के रूप में नेहरू जी ने बुलाया गोविंद वल्लभ पंत को। ये कुलदीप नैयर लिखते हैं, वो मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये विकल्प कैसे होगा। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि वो कनाट प्लेस से लेकर सारे पुस्तक दुकानों में जाकर सारे डिक्शनरी लेकर खरीद कर ले आए, और गोविंद वल्लभ दिया पंत साहब ने उसको लेकर फिर नेहरू जी के पास गए। लेकिन हठी नेहरू वो मानने को तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि आज तक राजभाषा और राष्ट्रभाषा की सही परिभाषा रही है। दूसरी भाषा की एक और विडंबना, जॉन मथाई नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी, उनकी जो आत्मकथा आई, उन्होंने एक बड़ा ही रोचक बल्कि दुखद प्रसंग की चर्चा की है भाषा का। नेहरू जी की अंग्रेजी अपनी अंग्रेजी थी। जब पंचवर्षीय योजना की कल्पना जो नेहरू जी ने की, जिसके माध्यम से पूरे देश का नक्शा बदलने की तैयारी में थे, उन्होंने सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें अपनी अंग्रेजी में सारा समझाया। लेकिन मथाई लिखते हैं कि जब वो बन करके आया, जो अंतिम रूप जब आया, तो जो नेहरू चाहते थे वो था ही नहीं। और उसमें कारण लिखा है कि नेहरू जी की अंग्रेजी को वो अधिकारी समझ ही नहीं पाए। ये भाषा और शब्दों की दुर्घटना होता है। तो वो स्थिति अभी, तो हम लोग भी उसमें जाएं। सीधी बात यह है कि देश को, वह देश जो विश्व गुरु पद का दावेदार है, उसे अपनी जुबान चाहिए। पहले कहा गया है कि जो राष्ट्र भाषा की बात आती है तो राष्ट्र की भाषा के साथ में संस्कृति, सभ्यता और बहुत सारे विषय जुड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहचान है। निश्चित रूप से राजभाषा, राजकीय भाषा का जो अभी अंतर समझाया गया था, तो इसमें निश्चित रूप से जो आज परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से हिंदी के विरोध में कहीं कहीं से कोई आवाज उठती है, तो मुझे लगता है कुछ समय में ये सारी जो उस विरोध को सोलंकी जी, विरोध तो दक्षिण वाले उत्कार, ये राजनीतिक विरोध है। हाँ, वो हमेशा का। मैं यहाँ एक और उदाहरण दूं, 1988 की बात है। करुणानिधि वाराणसी आए थे, एक कार्यक्रम उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। मैं वहां था, मैंने उनसे पूछा कि आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो फिर विरोध क्यों करते हैं? तो ये तो राजनीति है, उनका जवाब था। हाँ, है ना? तो यही समझ लीजिए। अच्छा खैर, मैं आपके पास आऊंगा। अभी पंकज चतुर्वेदी जी भोपाल से कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ पंकज जी। देखिए विनोद जी जी दक्षिण स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। आप यदि कर्नाटक में जाएंगे तो वहां हिंदी में आप बातचीत कर सकते हैं। केरल में यही स्थिति है। केरल में मैं एक कार्यक्रम में गया था, वह हिंदी प्रचार समिति हिंदी के प्रति नफरत का भाव है। और मुझे लगता है कि आपने जो उदाहरण गिनाए महाराष्ट्र के, मैंने उड़ीसा का जिक्र किया। जी कुछ कह रहे हैं विनोद जी? नहीं, आप बोलिए। बोलिए पंकज जी। मेरा निवेदन सिर्फ ये है विनोद जी कि हमको इस मामले में अब कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा और उसके लिए हम सिर्फ सरकार पर मोहताज नहीं रहे। और वो सरकारी मानसिकता कि हम हिंदी पखवाड़ा मनाते, हिंदी दिवस मनाते, हिंदी का दिवस मनाने की चीज है, वो तो 365 दिन आपके खून में होना चाहिए। और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आपने पुस्तक की बात हो रही थी कि इस देश में यदि कोई पुस्तक छपती है तो अंग्रेजी की पुस्तक सस्ती होती, हिंदी की महंगी, क्योंकि संख्या का फर्क होता है। अंग्रेजी में वो ज्यादा संख्या में छपती है तो उसकी कीमत कम होती है, और हिंदी में कम संख्या में छपती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो जब तक इस देश में इस प्रकार का विरोधाभास रहेंगे कि प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता अंग्रेजी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, तब तक हिंदी की स्थिति यही बनी रहेगी। पर फिर आग्रह करूंगा कि हिंदी राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति के कारण हिंदी की यह दुर्दशा है। और यदि हिंदी को हमको इसकी सही दशा और दिशा दोनों सुधारना है तो राजनीति से अलग हटके सोचना पड़ेगा। और यहां पर हर भारतवासी को, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, उसको ये तय करना पड़ेगा कि हमको देश की एक ऐसी भाषा बनानी पड़ेगी जिसको पूरा देश जाने। आज यदि मैं उत्तर पूर्व जाऊं
तो यदि मुझे अंग्रेजी नहीं आए तो मेरे को अपने संवाद अदायगी में दिक्कत आएगी, मैं अपनी बात आगे तक प्रेषित नहीं कर सकता। सही बात तो ये एक विडंबना भारत के साथ है कि हमारा इतना बड़ा देश है, अब 29 राज्य हो गए, लेकिन फिर भी एक ऐसी कोई सामान्य भाषा नहीं है जिसको हम अपनी भाषा कह सके, संपर्क की भाषा हो सके, संपर्क की भाषा। ठीक बात। शबनम जी, तो अब हमारा समय खत्म विसंगतियां होने वाला है। यदि इन पे सुधार शुरू होना हो जाएगा तो हिंदी को अपने आप वो स्थान मिल जाएगा जिसकी हम और आप बहुत 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 धन्यवाद दूसरा पंकज सबसे जी। बड़ा- हाँ, सबसे वर्मा बड़ा जी, विषय एक ये सुनेंगे और जी, भी है। समय समाप्त थोड़ा वर्मा जी से बाल। हाँ मैंने भाषा के प्रश्न पर एक बहुत पहले छंद लिखा था जी, नेट पे भी मैंने डाला हुआ है कि जाति पाति संप्रदाय पंथ हो अनेक किंतु जाति पाति पंथ संप्रदाय पंथ हो अनेक किंतु जी, नहीं, वाटिका की शोभा को सुरम्य बनाने के लिए फूल भांति भांति के अनेक होना चाहिए। जी, वाटिका की शोभा को सुरम्य बनाने के लिए फूल भांति भांति के अनेक होना चाहिए। और आदमी में ज्ञान का भंडार हो भले ही, किंतु बुद्धि के उपाय में विवेक होना चाहिए। बहुत अच्छे जी। नीति को सुनीति के सुपंथ पे लाने के लिए साम दाम दंड और भेद होना चाहिए। और जाति पाति संप्रदाय पंथ हो अनेक किंतु राष्ट्र भाषा राष्ट्र धर्म एक होना चाहिए। जाति पाति संप्रदाय पंथ हो अनेक किंतु राष्ट्र भाषा राष्ट्र धर्म एक होना चाहिए। और आज राजनीति में से केवल राज रह गया है, नीति निकल गई है। नीति निकल गया। स्वर्ग जी, बस इस पर मैं बस उन्होंने कविता पढ़ी मदन जी, क्रांति जी ने, तो मुझे भी कुछ पंक्तियां, मैंने जब स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी गणतंत्र की, तो उस समय हिंदी के ऊपर वंदना लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जब भाषा का विरोध होता है कहीं भी किसी भी स्तर पे हिंदी का, तब मैंने कहा था कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। बहुत अगर ये भावना अगर सही मन में रहे तो मेरे ख्याल में समस्या का समाधान हमारी सोच बन गई जी। मुझे लगता है कि सब कविता पढ़ते रहे और सारी पार्टी के लोग एक दूसरे पर थोपते रहे कि ये राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। हम तो हम थोप नहीं रहे, हम तो समस्या के समाधान में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को कहें कि हिंदी पर अपना कसम जो खाई आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा। चूंकि हमारा समय, जनता, हम तो हमेशा आवाज उठाते रहिएगा, कहते रहिएगा, हम तो जनता है, हम तो आवाज उठाएंगे, आवाज उठाइएगा, अच्छी बात है। जनता, हमारा समय समाप्त हो रहा है, बहुत लेकिन हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, हिंदी पर राजनीति मत करिए, राजनीति के कारण हिंदी की यह दशा है। बिल्कुल, कृपया राजनीति न करें हिंदी पर। बिल्कुल पंकज जी, मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की चर्चा जो महत्वपूर्ण और बहुत ही जो प्रासंगिक चर्चा थी आज हमने की, तो यह निष्कर्ष सामने आता है, सभी चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और तत्काल राजभाषा के रूप में व्यवहार के स्तर पर हिंदी को मान्यता मिले। लेकिन अभी तक ये सच है कि ऐसी कुछ राजनीति चली, वो दक्षिण वगैरह का पता है, ऐसी कुछ राजनीति चली कि हमें हिंदी को अपेक्षित स्थान नहीं मिल चुका। लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उससे एक आशा बंधी है और हमें कुछ समय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं सोलंकी जी के बात से सहमत हूं कि तत्काल रातों रात कुछ नहीं होता है, हमें उन्हें समय दें, इस विश्वास के साथ कि इतने पिछले 67 सालों में जो नहीं हुआ, इनके कार्यकाल में ऐसा हो पाएगा और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा। एक और प्रसंग आया अन्य भाषाओं की, मैं स्पष्ट कर दूं कि और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं वो सभी भारतीय भाषाएं हैं, वो सब हमारे अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा है, वो अपनी उनका वजूद कायम है। और जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैं कहा था, त्रिभाषा फार्मूला निकाला था और बोला था कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा रहेगी, संपर्क की भाषा रहेगी, और अन्य राज्यों में गुजरात मराठी बंगला गुजरात जहाँ भी हो वो क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषा के रूप में कार्यरत रहेंगी। यह फॉर्मूला था। हम आशा करें कि नई सरकार के अंतर्गत इस दिशा में एक कड़े फैसले लिए जाएंगे और इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में हिंदी देश की संवैधानिक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होगी। आज की चर्चा में ही समाप्त करते हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हम फिर सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए विषय पर नए मेहमानों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।